जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज की अपनी इस वीडियो क्लास में हम मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण, इसकी सहायता से हम मानव भूगोल की 3 प्रमुख विचारधाराओं को आज हम समझेंगे। आपको याद होगा पिछले वीडियो क्लास में हमने पढ़ा भी मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण के अध्ययन जो किया जाता है वो इनकी अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा होता है। ये चीज हमने पिछले वीडियो क्लास में पढ़ ली। भौतिक पर्यावरण के जो घटक है वो पढ़ लिए, मानव जनित यानी मैन मेड जो सांस्कृतिक भूदृश्य है उनको हमने पिछले वीडियो क्लास में अच्छे से समझ लिया। हमें पता है भी आदिकाल में यानी आज से 8-10 हजार साल पहले की बातों से आज का टॉपिक अगर अपने शुरू करें तो हमें पता है भी आदिकाल में जो मानव है वो जानवरों की भांति रहता था। तो यानी उस टाइम सिर्फ एक भौतिक पर्यावरण ही होता था पढ़ने के लिए, तो उसके अंदर ही इसको शामिल रखा गया। और जानवरों की भांति क्यों रहता था? क्योंकि उस टाइम इसको किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का यानी तकनीकी का, प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं था, या यूं कह दूं भी बहुत ही लो लेवल की टेक्नोलॉजी है वो ये जानता था। टेक्नोलॉजी मतलब उपकरणों की जानकारी, साइंस की जो जानकारी थी, पृथ्वी के नियमों की, प्रकृति के नियमों की जो जानकारी थी वो इसको बहुत ही कम थी। तो उस टाइम ये क्या करता था? ये मानव ये प्रकृति की ही सुनता था, उस प्रकृति की, उस नेचर की ये पूजा करता था, उससे डरता था और इसे मां मानकर ही इसकी पूजा करता था। जब आसमान में बिजली कड़कती थी तो उसको यह लगता था भी देवता है वो नाराज हो गए। पानी को पीने से पहले उसको सलाम करता था, नमस्कार करता था। तो यानी इस आदि काल में मानव ने क्या समझा भी कि प्रकृति ही सब कुछ है और हमें इसी के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए, और ये करता भी था। तो इसका मतलब ये हुआ भी मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को उसने ढाल लिया। तो इसी बात को समझिए भी इस आदि मानव जो था, आदि काल का जो मानव था, इसने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसने कहा जैसा तू कहेगी वैसा मैं कर लूंगा, जिस हाल में रखेगी उस हाल में मैं रह लूंगा। तो ये इस आदि काल के अंदर मानव का ये सोचना था। तो इस आदि काल के अंदर मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, इसको फिर क्या कहा गया? इस बात को कहा गया मानव का प्राकृतिकरण। समझिए, अगर क्वेश्चन आता है कि मानव का प्राकृतिकरण किसे कहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? मानव का प्रकृति के अनुसार, उस नेचर के अनुसार अपने आप को ढाल लेना मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है। आप देखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर तो आपके एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें एक बेंदा नामक व्यक्ति की एक स्टोरी दे रखी है जो जंगलों में रहता है। जंगली जो उस टाइम किस प्रकार का जो जीवन यापन वहां होता था, भी प्रकृति के अनुसार ये व्यक्ति जो मानव है वो कैसे जीवन यापन करता था, उसकी कहानी है वो दी गई है। और उस कहानी से हमें ये समझ में आता है भी मानव ने प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लिया था और फिर उसको हमने क्या कह दिया? मानव का प्राकृतिकरण है वो हमने उसको कह दिया। तो एक प्रश्न यहां और बताऊं भी, इस प्रकार से मानव का प्राकृतिकरण हो जाना, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ये कहलाई भूगोल के अंदर एक विचारधारा, और जिसको कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो मानव का इस प्रकार से अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेना एक विचारधारा है, एक कंसेप्ट है जिसे कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा गया। और इससे हमें ये बात क्लियर हो जाती है भी ये विचारधारा क्या कहना चाहती है? ये यही
कि मानव जो है वो प्रकृति का दास है, जैसा प्रकृति कहेगी उसके अनुसार ही मानव अपना जीवन यापन है वो करता है। तो किस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है, तो आप क्या लिखेंगे, पर्यावरणीय निश्चयवाद। मानव का प्राकृतिकरण होना किस प्रकार की विचारधारा है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। या प्रश्न आ जाए इस प्रकार से कि आदिम मानव समाज और प्रकृति, आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच होने वाला जो इंटरेक्शन है, अन्योन्य क्रिया है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। कुल मिलाके अगर आप समझेंगे इस चीज को तो एक ही बात है, जब मानव प्रकृति के अनुसार जीवन जीता है, उसका दास गुलाम होकर जीता है, तो उसे ही मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। और उस विचारधारा को, कंसेप्ट को कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद। जो ग्रीक जो भूगोलवेता थे उन्होंने बताया, दार्शनिकों ने बताया, रैटजेल है, एलन सैंपल जो है, ये इनकी प्रमुख समर्थक है, वो पर्यावरणीय निश्चयवाद के रही है। अब देखिएगा फिर धीरे धीरे क्या हुआ। अभी तो हमने आदिकाल के हिसाब से बात कर ली, धीरे धीरे मानव ने, इस मानव ने, अब ये आदिकाल के मानव के स्थान पर अब हम आज के मानव के हिसाब से, या जब उस मानव की बात कर लेते हैं जब इसने टेक्नोलॉजी अपनाना स्टार्ट कर दिया था। टेक्नोलॉजी कब अपनाएगा मानव, जब वो इस नेचर की, इस प्रकृति के ज्ञान को प्राप्त करेगा, यानी प्रकृति के नियमों को समझेगा। तो मानव ने धीरे धीरे प्रकृति के, नेचर के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके, उसे समझकर क्या किया, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक का विकास किया, प्रौद्योगिकी का विकास किया उसने। और इसका मतलब यह हुआ भी जब टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी है जो उसने विकसित कर ली है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो किसी भी समाज का, ये जो मानव निर्मित जो चीजें हैं, जहां मानव रहता है, उसका जो समाज है, वो उस समाज के सांस्कृतिक विकास के लेवल का सूचक होती है। धीरे धीरे क्या किया मानव ने, प्रकृति के नियमों को समझकर तकनीक का विकास किया, टेक्नोलॉजी का विकास किया। और टेक्नोलॉजी है वो किसी भी समाज के सांस्कृतिक जो विकास है उसके स्तर की हमें सूचना देती है। जैसे हम उदाहरण की बात करें भी, कैसे उसने तकनीक को, प्रकृति के नियमों को समझकर है वो तकनीक डेवलपमेंट की। फॉर एग्जांपल, जब धीरे धीरे वक्त के साथ जब मानव को, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, जब उसे यह पता चला भी दो चीजों की जब घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो उससे ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो घर्षण और ऊष्मा की सोच ने क्या किया, उसके दिमाग में एक चीज डाल दी भी हाँ इससे आग उत्पन्न हो सकती है। तो घर्षण और ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में मानव की क्या की, सहायता की। और जब मानव ने डीएनए को, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के रहस्यों को अच्छे से समझ लिया, जान लिया, तो उससे होने वाली बहुत सी बीमारियों को उसका इलाज ढूंढने में भी उसने विजय है जो प्राप्त कर ली। और मानव ने जब वायु के अंदर, जो वायु के गति के नियमों को जब उसने समझ लिया, तो उसने बहुत तेजी से चलने वाले जो एरोप्लेन्स हैं उनको विकसित कर लिया। आपको पता है इसी प्रकार मानव ने क्या किया, अपना घर बना लिया, नगर बना लिए, बंदरगाह बना लिए, सड़कें बना ली, रेलवे बना लिया, उपग्रह बना दिए, और नदियों पर बांध बनाकर उसने नहरें निकाल दी, और उत्तरोत्तर है वो विकास की तरफ अग्रसर है। तो ये बात ये बताना चाह रही है भी जो हमारी तकनीकी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, उसके लिए मानव ने किसको समझा, प्रकृति को समझा, प्रकृति के नियमों को समझा। तो नेचर के सिस्टम को समझकर हमने टेक्नोलॉजी को विकास करके, और मानव ने सांस्कृतिक जो भूदृश्य है वो इस पृथ्वी के ऊपर निर्मित किए हैं, अपना विकास किया है। तो इस प्रकार यहां हम क्या समझ में आ रहा है, हमें यह समझ में आ रहा है भी मानव का तकनीकी अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया उसने। यहां हमने क्या कहा
या हमने कहा भी मानव खुद प्रकृति के अनुसार ढल गया, यानी प्रकृति का गुलाम हो गया, दास हो गया, उसके अनुसार काम कर रहा है। लेकिन यहां इसने क्या किया, इसको समझा, अरे यार ये क्या अड़ंग बड़ंग है, क्या चीज हो सकती है, क्यों हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी को अपनाकर मानव ने प्रकृति को, इस नेचर को अपने अनुसार ढाल लिया। ये समझिए, यहां पर मनुष्य ने नेचर को अपने अनुसार ढाल लिया, तो इसे क्या कहा गया, प्रकृति का मानवीयकरण। जब मानव खुद प्रकृति के अनुसार ढल जाए तो उसे कहेंगे मानव का प्रकृतिकरण, और जब मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है तब उसको कहा जाता है प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है। और ये विचारधारा भूगोल के अंदर जो फ्रांस वालों ने विकसित की थी, इसे कहा गया संभववाद। संभववाद, पॉसिबिलिज्म कहा गया इसको। तो पहली विचारधारा आज हमने पढ़ी पर्यावरणीय निश्चयवाद, और दूसरी विचारधारा कौन सी आ गई, संभववाद आ गई। और इसका अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, भी मानव है वो प्रकृति का स्वामी है, मालिक है। अब यहां प्रकृति का दास था, किसमें, पर्यावरणीय निश्चयवाद में, लेकिन संभववाद में क्या है, मानव प्रकृति का स्वामी है, मालिक है। ये कहता है कि जैसा मेरा मन करेगा उसके अनुसार मैं इस सिस्टम को चलाऊंगा, उसके अनुसार ही अपना डेवलपमेंट करूंगा। लेकिन सोच के देखिएगा, क्या रियल में ऐसा संभव है भी, क्या वास्तव में मानव ऐसा कर सकता है। तो यहां आप एक चीज समझिएगा अच्छे से, जो नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, वो मानव को अवसर प्रदान करती है कि ले भाई मैं तुझे मौका दे रही हूं, और मानव उस जो मौका है, उस अवसर का वो उपयोग करता है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, प्रकृति का मानवीयकरण। उसे, मानव को तो लग रहा है मैंने प्रकृति को जीत लिया है, जबकि रियल में क्या है, ये प्रकृति, ये नेचर मानव को एक मौका देती है उसे डेवलपमेंट करने का। ले भी ये दरबार इतना तेरा खुला हुआ है, इतना खुला हुआ है भी तू अब तेरा सोच ले भी और क्या कर सकता है। तो यानी मानव क्या कर रहा है, मानव अपने पर्यावरण से प्राप्त जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज उसे नेचर से प्राप्त हो रहे हैं, उनके द्वारा संभावनाओं को जन्म दे रहा है, संभावनाओं को जन्म देता है। तभी तो हमने इसको नाम दिया संभववाद। और प्रमुख प्रवर्तक के रूप में नाम आता है विडाल डी ला ब्लास, जिसकी हमने डेफिनेशन भी पीछे पढ़ी। इधर आता है रेटजेल और एलन सैंपल का नाम, और इधर आ जाता है संभववाद में विडाल डी ला ब्लास का नाम आ जाता है। तो संभववाद हमें यह बताता है भी मानव प्रकृति का स्वामी है। अब बात ये चल पड़ी, अच्छा अब मानव ये कह रहा है भी मैं तो प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहा, मैं तो अपने हिसाब से चल रहा हूं। तो आप समझिए, दो सोच आ गई, दो विचारधारा, दो दृष्टिकोण आपके सामने आ गए। क्या हम सिर्फ प्रकृति के अनुसार चलते हैं, क्या हम प्रकृति के गुलाम हैं, वो जैसा कहेगी वैसा करते हैं, या ये हो गया भी जैसा मानव चाहता है, ये मालिक बना बैठा है यहां पर, उसके अनुसार हो सकता है। ऐसा संभव नहीं है। अब देखिए, हम एक बात कह रहे हैं बीच बीच में भी, प्रकृति है, नेचर है, ये जो भौतिक पर्यावरण है, ये मानव को विकास के अवसर प्रदान करती है, उस हिसाब से ही कर सकता है। तब इसी दोनों विचारधाराओं की उन आलोचनाओं जब हुई भी, यार कैसे कह सकता है भी मानव ने सब कुछ जीत लिया। अगर तू कहता है मानव जीत लिया, तो फिर कोरोना से क्यों ये हालत अपने की पूरे विश्व की है वो खराब होती जा रही है। आज एक साल से ज्यादा समय हो गया, हम कोरोना से क्यों पीड़ित हो रहे हैं। दूसरी लहर चल पड़ी, कई जगह तीसरे प्रकार का स्ट्रेन आ रहा है। अगर मानव कह रहा है भी मैं नेचर का स्वामी हूं, तो जीत ले फिर इसको। वो अलग बात है भी, वो प्रयास कर रहा है, लेकिन पूर्णतः कामयाब है वो अभी तक नहीं हुआ। तो ये बात, ये एक लेटेस्ट का उदाहरण भी अगर हम ले लें, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गई भी मानव प्रकृति का स्वामी नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से स्वामी नहीं हो सकता। अगर वो कहता है मैं इसका दास नहीं, तो हम कह सकते हैं भी पूर्ण रूप से दास नहीं है, तो तू पूर्ण रूप से इसका स्वामी भी नहीं है। तब एक नई विचारधारा हमारे सामने आई, और जिसका नाम था नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म।
समझिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद एक विचारधारा, संभववाद दूसरी विचारधारा। तीन प्रमुख है, और भी है जो 1970 के बाद विकसित हुई, उन पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और तीसरी प्रमुख मानव भूगोल की विचारधारा है नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद क्या है? ये पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद का मध्य मार्गी है। समझिएगा इस चीज को, बहुत प्यारा प्रश्न बन सकता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद की मध्य मार्गी विचारधारा कौन सी है? नव निश्चयवादी है। इस विचारधारा को देने वाला है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को डेवलप किया है, और यह विचारधारा ये बताती है भी प्रकृति और मानव ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन, समन्वय करके ही आगे बढ़ते हैं। तो यहां जब हमने पर्यावरणीय निश्चयवाद की बात की तो हमने कहा मानव प्रकृति का दास है, और संभववाद में हमने कहा मानव प्रकृति का स्वामी है। लेकिन तीसरी जो लेटेस्ट विचारधारा है, क्योंकि इसने मध्य मार्ग को अपनाया है, तो आज इसका ज्यादा विरोध भी नहीं है। हर जो भूगोलवेता है वो इसका समर्थन कर रहा है भी हाँ, नव निश्चयवाद सही है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति और मानव दोनों के सामंजस्य पर, उसके समन्वय पर जोर देती है। अर्थात मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही प्रकृति का स्वामी है। इन दोनों के बीच का जो संबंध है, मध्य मार्ग जो है, उसको कहा गया नव निश्चयवाद। तो यानी प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए उसे मानव को क्या करना पड़ेगा? प्राकृतिक जो नियम है, जो हमने इन नियमों की बात की, अब नव निश्चयवाद ये कह रहा है कि मानव अगर इस नेचर पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रकृति के जो नियम हैं उनका पालना करनी होगी, और इस प्रकृति को विनाश से बचाना होगा। यानी ये नेचर कह रही है तेरा मन करे उतना डेवलपमेंट कर ले, लेकिन मुझे नुकसान मत पहुंचा। आप एनवायरमेंट साइंस पढ़ते हो, जब पर्यावरण विज्ञान पढ़ते हैं, तो यही बात है। मानव क्या है? अपने डेवलपमेंट में अंधा होता जा रहा है। तो जितना अंधा होता जा रहा है, जितना प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, प्रकृति उसका बदला ले रही है। कोरोना इसका लेटेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण ये हो सकता है। तो ये नव निश्चयवाद हमें कहता है कि हे मानव, अगर तू इस प्रकृति पर, इस नेचर के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रकृति के नियमों का पालन है वो तुझे करना होगा। यानी ये विचारधारा पर्यावरण को नुकसान किए बिना समस्याओं के सुलझाने पर बल देती है। यानी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न मत कर, और समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। यानी संभावनाएं उत्पन्न जरूर कर रही है, जो हमने संभववाद में पढ़ा। हाँ, संभावनाएं दे रही हूं तेरे को, वहां तक तू चल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी औद्योगिकीकरण कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियां डेवलप हो रही है, नगरों का है जो प्रसार हो रहा है, तो क्या हो रहा है? जंगल नष्ट होते जा रहे हैं, तो हमें जंगलों को बचाना है। तो नेचर ये कह रही है कि ठीक है, तू इंडस्ट्रियां लगा, पर जंगल सारे नष्ट तो मत कर। तू नगरों का प्रसार कर रहा है, सारी जो दरख्त है आने वाले आसपास के, उन सारों को तो मत काट। तू अगर तू खनन कर रहा है तो उसका अति दोहन तो मत कर। मैं तुझे कह रही हूं मेरे गर्भ से तू खनिज निकाल ले, इसका मतलब ये थोड़ी है भी तू सब कुछ ही निकाल ले। तो यानी ये वो बात हो गई जब आप पढ़ते हो ना भी मुर्गी और मुर्गी का अंडा, क्या यार ये मुर्गी तो सोने के अंडे देती है, तो क्यों ना इसके पेट को चीर कर इसके सारे सोने के अंडे निकाल लूं, तो फिर तो वो खत्म ही हो गई। तो अगर आप इस प्रकार से उसका इस्तेमाल करें, इस प्रकार से सतत विकास अपना करें, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये चीज बची रहे। क्योंकि ये नेचर वो माँ है जो कह रही है मैं आपका भी पालन करूंगी और आने वाली जो जनरेशन है उनकी भी पालना मैं करूंगी। तो इसलिए कि मेरे नियमों के अनुसार काम कर ले। अर्थात प्रकृति और मानव कह रहे हैं भी इन तुम दोनों कोऑर्डिनेशन कर लो, सामंजस्य कर लो और उसके अनुसार करो काम। अति मत करो, अति हर चीज की बुरी है। और इस नव निश्चयवाद को ग्रिफिथ टेलर ने, याद है अपने आप शहरों में देखा होगा, गांव के बच्चे शहरों में गए होंगे, बड़े शहरों में गए होंगे, तो वहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए होते हैं, बत्तियां लगी होती है। आपने देखा होगा रेड, मैं रेड यूज कर लूं, रेड है, रेड बत्ती होती है,
और एक येलो होती है एम्बर और एक ग्रीन होती है। 3 प्रकार की बत्ती लगी होती है। और येलो तो है नहीं मेरे पास, तो मैं ब्लू से लिख देता हूं। तो यानी 3 प्रकार की। तो ट्रैफिक सिग्नल से नवनिश्चयवाद को भी ग्रिफिथ टेलर ने बड़ा ही बढ़िया से उदाहरण देकर इस बात को समझाया है कि जिस प्रकार आप बड़े शहरों में जो रोड को क्रॉस करते हो तो वहां 3 बत्तियां लगी होती है, रेड बत्ती, येलो और ग्रीन। क्या रेड बत्ती क्या कहती है? रेड बत्ती ये कहती है स्टॉप, रुको, कहां जा रहे हो भाई, रुको आप। और येलो बत्ती, रुकने का रेड बत्ती, फिर येलो बत्ती जलती है तो वो ये कहती है कि तैयार रहो, रेडी, तैयार रहो। और जी जो ग्रीन बत्ती जब जलती है वो ये कहती है जाओ। तो क्या सेम यही सिस्टम यहां पर है? क्या रुको और जाओ विचारधारा, यानी नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा भी कहा गया है। यानी रेड बत्ती ये कह रही है, प्रकृति ये कह रही है मानव को, अरे कहां जा रहा है, रुक, रुक भाई रुक, मेरे अनुसार मेरे नियमों को समझ। और जब समझ में आ जाए, तेरे को अवसर मिल रहा है और जहां जितना मैं अवसर दे रही हूं उस हिसाब से अपनी तैयारी कर ले। कह कर ली तो कह जा। तो यानी रुको और जाओ विचारधारा भी किस विचारधारा को कहा जाता है? नव निश्चयवाद विचारधारा को कहा जाता है। तो आप अच्छे से समझे होंगे आज के इस वीडियो सेशन में हमने मानव भूगोल की 3 प्रमुख विचारधाराओं को समझा है। एक बार जल्दी से इसका रिवाइज कर लें। हमने सबसे पहले कहा मानव का प्राकृतिकरण। हम इसमें यह बताना चाहते हैं भी मानव जब प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लेता है उसे मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। और ये विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाती है, अर्थात मानव है वो प्रकृति का दास होता है। उसके बाद मानव ने प्रकृति के नियमों को समझकर तकनीक का विकास किया और इस तकनीक की सहायता से उसने सांस्कृतिक जो समाज है उसका पर्यावरण है उसको विकास किया। तो अर्थात मानव ने तकनीकी को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया, खुद के अनुसार ढाल लिया, उसे प्रकृति का मानवीयकरण कहा गया। और इस विचारधारा को संभववाद कहा, यानी मानव प्रकृति का स्वामी है। विडाल डी ला ब्लास है वो इसका प्रवर्तक है प्रमुख। फिर बात आई भी नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, तब एक तीसरी विचारधारा आई जो इन दोनों के मध्य मार्ग को अपनाए हुए है, जो ये कहती है भी न तो हम आपको बहुत ज्यादा आप पर दबाव बना रहे हैं यानी दास नहीं बना रहे, और न हम आपको बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दे रहे हैं। संभववाद क्या कहता है कि मानव स्वतंत्र है, तू काम कर। और पर्यावरणीय निश्चयवाद कहता है कि नहीं, स्वतंत्रता नहीं है, तुझे मेरे अनुसार काम करना पड़ेगा। तो क्या न तो हम दबा के काम कर रहे हैं, न आपको फ्री हैंड छोड़कर जो विकास है वो करने हम देंगे। तो यानी इन दोनों के बीच के मध्य मार्ग को अपनाया वो नव निश्चयवाद नियो डिटरमिनिज्म है जो ग्रिफिथ टेलर ने दिया। यानी प्रकृति और मानव के कोऑर्डिनेशन पर यहां बात की गई और इस विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा है वो भी इसको कहा गया। तो अब आप समझे होंगे भी किस प्रकार से मानव ने अपने तकनीकी ज्ञान की सहायता से किस प्रकार अपना विकास है वो कर रहा है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे नोट्स फॉर्म में कॉपी में उतार भी लें, 1-2 बार वीडियो को अच्छे से सुन लें। बहुत ही प्यारा टॉपिक है आज का और 100% कोई भी स्टेट की, सीबीएसई की, किसी भी स्टेट की बोर्ड परीक्षा हो, इस टॉपिक में से आज के इस छोटे से वीडियो से एक प्रश्न चाहे छोटा बड़ा वो 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो अच्छे से आप इसको समझकर नोट कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।